नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो हमारी जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है उसका आज तीसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम अगले करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला है भारत का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM, जिसका नाम क्या है, भारत जैन। अब ये होता क्या है, जैसे हम देखते हैं चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी भी क्या है, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। मतलब जहाँ पे टेक्स्ट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ क्वेरी ले सकते हैं। तो ये है। भारत का नाम क्या है, जो भारत का मॉडल ऐसा है जिसका नाम रखा गया भारत जैन। ये भारत का अपना स्वदेशी मॉडल है। तो 2 जून को भारत का पहला सरकारी जो ये था वित्त पोषित भारत जैन लॉन्च किया गया है। क्षमता क्या है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट की, यह भारत की जो सभी 22 जो भाषाएं हैं संविधान में, उन सब में ये काम करने में सक्षम है। मल्टी मॉडल का क्या मतलब हो गया, अब लार्ज लैंग्वेज एक मॉडल होता है, एक होता है मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल का मतलब है जो ऑडियो वीडियो इनके साथ भी काम कर सकता है, केवल टेक्स्ट नहीं है। मतलब वो ऑडियो को भी समझ सकता है, वीडियो को भी समझ सकता है, इमेज को भी समझ सकता है। तो ये देगा। विकास किसने किया है, आईआईटी बॉम्बे ने, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये क्या किया गया है, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर जो है फिजिकल सिस्टम्स के तहत इसका निर्माण किया गया है। उद्देश्य हम जानते ही हैं, एआई को किसी भी क्षेत्र में यूज़ कर सकते हैं, तो वही है। इसमें क्या यूज़ हो सकता है कि भारत जैन केवल टेक्स्ट आधारित मॉडल है, तो नहीं, यह कैसा है, मल्टी मॉडल। तो ये याद रखना। अब भारत सरकार ने ऐसे सिस्टम के लिए जो साइबर फिजिकल सिस्टम है, जो ये मशीनरी है जिसके तहत से बनाया गया है, ये मंत्रालय किसके अंतर्गत काम करता है, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत से शुरू किया गया था। अगला देखते हैं, अगला साइंस टेक में जो करेंट है वो है क्वांटम को लेकर। तो उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। किसने बनाया और कहाँ बनाया, सबसे पहली न्यूज़ तो बनाया है डीआरडीओ ने। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसरो नहीं लगाना है, डीआरडीओ ने बनाया है क्वांटम प्रौद्योगिकी को लेकर। इसका उद्देश्य मतलब क्या है, तो इसे डीआरडीओ ने मई में बनाया है और ये कहाँ पे स्थापित किया गया, दिल्ली के मेटकाउ हाउस में इसको रखा गया है। लक्ष्य क्या है, इसका पूरा नाम पहले देखें तो क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो बनाया गया है, कहाँ पे, ये हमने देख लिया है। तो इसमें यही याद रखना है, इसरो वाला। अब क्वांटम को हम जानते ही हैं, सुपर कंप्यूटर की तरफ एक हम जब पढ़ते हैं क्वांटम कंप्यूटर, तो ये 0 और 1 पे एक साथ काम करता है, बाइनरी पे। तो ये इसकी विशेषता होती है। इसके बाद है स्टारलिंक। अब स्टारलिंक, तब इलॉन मस्क को तो हम जानते ही हैं, तो इलॉन मस्क को सुनते ही हमें स्पेस एक्स, टेस्ला ये नाम याद आते हैं। तो उन्हीं की एक कंपनी और है जिसका नाम है स्टारलिंक। अब ये याद कैसे, मतलब क्या काम करता है, जैसे अगर ये अर्थ है तो अर्थ के चारों ओर उन्होंने हज़ारों की संख्या में सैटेलाइट भेज रखी हैं। इन सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट मिलता है। अभी हम क्या देखते हैं, केबल आती है, उससे इंटरनेट मिल रहा है, जैसे फाइबर केबल वगैरह। आप सोचो सैटेलाइट से मिलेगी, इसका लक्ष्य क्या होगा। अब सैटेलाइट से चूंकि मिलेगी तो पानी के अंदर, मतलब पानी के अंदर का मतलब समुद्र के बीचों में या कहीं भी पहाड़ों पे, जंगल में, हर जगह नेट की कनेक्टिविटी सेम मिल सकती है। तो भारत में इसे लॉन्च कर दिया गया है अब। तो स्टारलिंक को सैटेलाइट, क्या याद रखना है, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है ये। तो भारत सरकार ने स्टारलिंक को ये दिया है। तो इसे जो सेवाएं प्रदान करेगा, इसे ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाई सैटेलाइट लाइसेंस के अंतर्गत इसे लाइसेंस मिला है। तो ये याद रखना है। इसका लक्ष्य क्या है कि लक्ष्य सैटेलाइट आधारित इंटरनेट। अब ये कहाँ पे इनकी सैटेलाइट जो लॉन्च करते हैं एलोन मस्क, कहाँ पे है सैटेलाइट, तो लो अर्थ ऑर्बिट में है, लो अर्थ ऑर्बिट में, ये याद रखना है पहली चीज़। अब भारत में अन्य भी कुछ कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में पहले से काम कर रही हैं, जैसे एयरटेल है, इनका एक प्रोग्राम है वन वेब। उसके बाद है जियो का स्पेस फाइबर है, पर ये कंपनी अभी काफ़ी पीछे हैं एलोन मस्क की कंपनी से। तो ये तो अगर पूछा जाए, इन स्टारलिंक को अभी अंतिम लाइसेंस नहीं मिला है, तो क्या है, मिल चुका है। तो ये वाली चीज़ें याद रखनी है। अब लियो और जियो में क्या अंतर है, जो एलियो जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, ये होता है 500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक का जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है। और जो हाई ऑर्बिट होता है, मतलब जियो होता है, GEO जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, ये कहाँ पर होता है, 36,000 किलोमीटर पर होता है। तो ये अगला पॉलिटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो इस बार 16वीं जनगणना 2027 में कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो कब होगी, 2027 में। कौन सी भी जनगणना, 16वीं जनगणना। तो ये वाली चीज़ याद रखना। इसमें सबसे पहली बात क्या है कि आज़ादी के बाद पहली बार जातिगत गणना को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
तो 16 जून को 2025 को ऐसे याद रख सकते हैं, 16 जून को 16वीं की घोषणा की गई है। तो जनगणना 2027 को अधिसूचना जारी की गई है। डिजिटल जनगणना होगी ये देश की पहली डिजिटल जनगणना, जिसको हमने पिछले वीडियो में देखा भी था क्या होता है डिजिटल। तो अब स्वतंत्र भारत की ये कौन सी जनगणना है? 8वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की जितने दशक हुए हैं उन दशक से हम काउंट भी कर सकते हैं, तो 8वीं जनगणना है। और भारत की कौन सी है? 16वीं जनगणना है। अब इसमें 2 भागों में ये होगा। सबसे पहली है जो नॉर्मल जनगणना है, अधिकांश क्षेत्रों में वो 1 मार्च मतलब वित्तीय वर्ष के बाद, मतलब उस टाइम जब बजट आ जाएगा इसके बाद 1 मार्च 2027 को शुरू होगी, जो अधिकांश पूरे भारत में होगी। लेकिन उत्तर का जो एरिया है, बर्फीला एरिया है, जहाँ पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आएगा, वहाँ पे जो जनगणना होगी वो 1 अक्टूबर 2026 से, मतलब कुछ महीने पहले स्टार्ट हो जाएगी। ये भारत की डिजिटल है, ये हम देख चुके हैं। इसके बाद है इस जो जनगणना आती है वो कौन से विषय में होता है? तो संघ सूची की जो 69वीं प्रविष्टि है, मतलब जो लिस्ट है, उसमें इसको अधिसूचनित किया गया है। जनगणना अधिनियम भारत में कौन सा काम करता है? वो करता है 1948 में आया था, देश आज़ादी के बाद जनगणना अधिनियम आया था। अब भारत में जो 16वीं जनगणना है तो 1972 से चूँकि शुरू हुई थी, इस वजह से ये 16वीं जनगणना है। अब वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 आया है। वक्फ क्या होता है? ऐसी संपत्ति जो संपत्ति धार्मिक कार्यों के लिए, मतलब मुस्लिम धर्म में जो धार्मिक कार्यों के लिए दान में दी जाती है वो कहलाती है वक्फ संपत्ति। अब चूंकि इस पर काफ़ी विवाद रहता है, इस वजह से सरकार ने इसे कुछ चेंज किया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि इस कानून को नाम क्या दिया गया? तो इस कानून को नाम दिया गया, एक अच्छा सा नाम है उम्मीद। तो कहा जाएगा वक्फ संपत्ति के लिए जो कानून है उसका नाम क्या है? उम्मीद। इसके बाद इसमें क्या है? संसद ने अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की अभी मंजूरी मिल चुकी गई है। काम क्या करना है इसका, मतलब उद्देश्य क्या है कि जवाबदेहिता, पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। संशोधन क्या हुए? सबसे मेन संशोधन है गैर मुस्लिम सदस्य भी अब अगर आवश्यकता होगा तो 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का आवश्यक है कि किसमें? केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा। तो जैसे एक केंद्र का होगा वक्फ बोर्ड, एक राज्य का वक्फ बोर्ड, इन दोनों में 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी, जो उनका जो सदस्य संख्या होगी उनमें 2 सदस्य होंगे गैर मुस्लिम। पहला इंपॉर्टेंट चेंज। दूसरा है महिला सदस्य, 2 महिला सदस्य भी रहेंगी। मतलब महिला कौन सी? जैसे मुस्लिमों के मान लो 10 सदस्य चुने जाते हैं, उसमें से 2 महिला सदस्य रहेंगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपील का अधिकार क्या है कि अब न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध 90 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, जो पहले संभव नहीं था। मतलब ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं, ट्रिब्यूनल्स न्यायालय, उन्होंने कुछ अगर निर्णय दिया है कि ये संपत्ति वैध है, ये अवैध है, और अगर इसके लेकर कोई विवाद है तो 90 दिन के भीतर हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। ये सारे फैक्ट याद रखने। सरकारी संपत्ति वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति अब वक्फ नहीं रहेगी। मतलब कोई भी संपत्ति ऐसे, जैसे मान लो रेलवे के आसपास कहीं पर संपत्ति डली थी, वो रेलवे ने कहा ये हमारी संपत्ति है, और वहीं के आसपास वक्फ बोर्ड कह रहा है ये वक्फ की संपत्ति है, तो किसकी मानी जाएगी? अब से रेलवे की मानी जाएगी। निरस्त कानून क्या कर दिया? 1923 का, 1995 का, ये सारे कानून को अब निरस्त कर दिया गया है, तो याद रखना है ये। तो नए कानून में सभी सदस्य मुस्लिम होंगे ऐसा पूछा जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, तो ये याद रखना है। और इसमें जो प्रबंधन अधिनियम था 1995 में पहले आ चुका है, उसको ही चेंज किया गया है। इसके बाद है तेलंगाना। अब हम जानते हैं कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा चल रही है कि जैसे एससी कैटेगरी, ओबीसी में हम देखते हैं ओबीसी कैटेगरी में क्रीमी लेयर होती है, क्रीमी लेयर, जिन्हें कोटा का आरक्षण का मतलब फ़ायदा नहीं मिलेगा, और दूसरा होता है जो नॉर्मल ओबीसी। वैसे ये एससी कैटेगरी में ऐसा कोई विभाजन नहीं था, पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और सरकारों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जो पिछड़ों में भी अति पिछड़े हैं उनके लिए अलग से प्रावधान किया जाए, मतलब कोटा एक निर्धारित कर दिया जाए ताकि सबको इसका लाभ मिले। तो तेलंगाना राज्य ने क्या किया है कि एससी के लिए उपवर्गीकृत का जो कानून था वो लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम लागू किया था उसको ही तेलंगाना ने अपने यहाँ लागू कर लिया है। तो 14 अप्रैल को ये तेलंगाना सरकार ने, तो ये पूछा जा सकता है इनका उद्देश्य क्या है? 15% एससी आरक्षण को जो 59 जातियों के बीच अधिक न्याय संगत रूप से वितरित किया गया है। तो ये याद रखना है, पहला राज्य है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले आ चुका था, उसी के अंतर्गत है, अलग से नहीं है। यहाँ पे 59 जो एससी कैटेगरी की, जैसे कैटेगरी एससी में उसमें 59 अलग अलग जाति अलग अलग बता दी गई हैं, तो उनमें बांटा गया है। जैसे समूह 1 में 1% आरक्षण जो कुछ लोग होंगे, कुछ को 9% आरक्षण, कुछ को 5% आरक्षण। क्यों? क्योंकि जो जितना पिछड़ा ज़्यादा होगा उसे ज़्यादा आरक्षण मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखनी है। किसके निर्देश पे था? सुप्रीम कोर्ट के, ना कि केंद्र सरकार ने।
अगला है कि इसी में जो संवैधानिक बैकग्राउंड पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को किसी भी राज्य और केंद्र शासित के तहत एससी को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। क्या करता है? राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति जो है वो एससी कैटेगरी के लिए राज्य को या केंद्र शासित को कोई भी कानून बनाने का अधिकार देता है 341 के तहत। उपवर्गीकरण का मुद्दा जो है वो आर्टिकल 14, क्योंकि ये समानता का अधिकार है, 16 का 4 क्योंकि ये किस में, जॉब में आरक्षण के लिए है, तो इन दोनों के लिए लाया गया है। अगला है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे? तेलंगाना में। हल्दी जो होती है वो कहाँ, मसाले साउथ में ही ज़्यादा होते हैं, तो तेलंगाना वाले एरिया में क्या किया है, हल्दी बोर्ड का मुख्यालय बनाया गया है तेलंगाना के निज़ामाबाद में। ऐसे याद कर सकते हैं, जो निज़ाम लोग हुआ करते थे वो हल्दी मसाले ज़्यादा खा रहे हैं, ऐसे कुछ याद कर सकते हैं, तो तेलंगाना में होगा। तो तेलंगाना के हम 2 न्यूज़ देख चुके हैं, एक क्या है एससी कैटेगरी वाला और एक हल्दी बोर्ड का। उसके बाद गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने तेलंगाना के निज़ामाबाद में इसका उद्घाटन किया है। अब ये तो नहीं आता है पीसीएस में किसने उद्घाटन किया, मेन है कहाँ पे हुआ है। लक्ष्य देखें अगर तो लक्ष्य क्या है, हल्दी के निर्यात को बढ़ावा देना और किसानों की सुरक्षा करना है। इसके बाद है भारत की स्थिति देखें तो भारत हल्दी में हर एक क्षेत्र में अगर आए तो सब में टॉप पे ही लगाना है। हम आयात में मतलब निर्यात में भी टॉप पे हैं, उत्पादक में भी टॉप पे हैं और उपभोक्ता में भी टॉप पे हैं। तो सारी जगह पे मतलब सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हल्दी होती है, सबसे ज़्यादा खाई भी जाती है और सबसे ज़्यादा निर्यात भी की जाती है, और विश्व का 70% हल्दी का उत्पादन केवल भारत में ही होता है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला इकोनॉमी से संबंधित कुछ न्यूज़ देखें तो आरबीआई का सरकार को रिकॉर्ड लाभांश हस्तांतरित करने के लिए ये न्यूज़ रही है, और रेपो रेट में भी कटौती। मतलब क्या हुआ इसका, इस लाइन का कि जैसे आरबीआई के पास कुछ रुपए डला है, अब आरबीआई को फ़ायदा हुआ है, अब आरबीआई ने उस रुपए को सरकार को दे देगी, सरकार को मतलब क्यों, क्योंकि सरकार उसका यूज़ कर सकती है, तो ये सबसे बड़ा लाभांश अभी तक का दिया गया है। जैसे कि आरबीआई ने 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को 2.69 ट्रिलियन मतलब क्या है 2.69 लाख करोड़ का रिकॉर्ड अधिशेष, मतलब जो उनके पास शेष बचा था फायदे का, वो हस्तांतरित कर दिया है। और इसके बाद ही जो रेपो रेट है उसमें कटौती भी की है। रेपो रेट कटौती का मतलब क्या होगा, रुपए जो लोन होगा वो थोड़ा सस्ता मिलेगा, तो ये सारी चीज़ रहेंगी इसमें। तो याद रखना है रेपो रेट अभी इतना चल रहा है 5.5 के आसपास, और CRR 3%, ये CRB CBR, ये कुछ नाम याद रखने। अब रेपो रेट के लिए देखा हमने कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, यही क्या कहलाता है इकोनॉमी में बेसिक है, ये रेपो रेट हो जाता है। तो जैसे देखा, अब रेपो रेट अगर सोचो आरबीआई किसी को सस्ता लोन दे रहा होगा तो वो भी तो किसी को सस्ता लोन दे सकता है, तो इससे क्या होगा, आम नागरिकों को सस्ता लोन मिलेगा। अब जो अधिशेष की बात है वो 1934 के अधिनियम में है कि आरबीआई अपनी जो कमाई का है रुपए है वो सरकार को हस्तांतरित करेगी, ऐसा कहा गया है पहले से ही, तो ये देखा हमने। इसके बाद देखें कि भारत की अर्थव्यवस्था चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ में भी है, चौथी सबसे बड़ी। तो भारत ने जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि सिप्री की रिपोर्ट आई थी, उस सिप्री की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि भारत हथियार के मामले में खर्च करने में कौन से में नंबर पे, तो ये याद रखना है। अब आपको बताना है कि चौथे पे है कि पाँचवें पे, क्योंकि कंफ्यूज वाला करेगा। यहाँ पे भी क्या है, चौथा है, पर यहाँ पे क्या है इकोनॉमी में, वहाँ पे क्या था हथियार में, तो वो चौथा था या पांचवा था, ये आपको सोचना है। तो जापान को पछाड़कर अब भारत अर्थव्यवस्था कौन सा बन गया, चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। अब आईएमएफ जो है, आईएमएफ के आंकड़ों के आधार पर नीति आयोग ने पुष्टि की है कि भारत जापान को छोड़कर ये बन चुका है। अब उसके बाद देखें तो चौथी रैंक हो गया। अब भारत से आगे कौन तीन देश हैं, तो अमेरिका, चाइना और जर्मनी। अमेरिका, चाइना और जर्मनी तीनों याद रखने। जापान इंपॉर्टेंट है, जापान को हमने पीछे छोड़ा है, पर जर्मनी अभी भी हमसे आगे है, तो ये याद रखना है। उसके बाद जीडीपी में देखें तो भारत की जीडीपी जो है वो 4.187 ट्रिलियन डॉलर की बन चुकी है, जबकि जापान हमसे थोड़ा पीछे रह गया है। अगला लक्ष्य क्या है, 2028 तक हम जर्मनी को पीछे छोड़कर जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, ऐसा कहा गया है। यह रैंकिंग नॉमिनल जीडीपी के आधार पर मतलब निकाला गया है। जो अगर पूछा जाए क्रय शक्ति किस पे बनाई जाती है, तो पीपीपी जो होता है परचेजिंग पावर वाला, उसके आधार पर ये तीसरी भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पहले से। मतलब पीपीपी अगर परचेजिंग पावर पे पूछा जाए तो भारत पहले से ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ये देखा हमने।
इसके बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2024-25, तो एफडीआई का जो प्रवाह है वो 14% की वृद्धि हुई है, मतलब भारत में जो निवेश बढ़ा है वो 14% से बढ़ गया है। और सबसे ज़्यादा जो निवेश कहाँ हुआ है वो महाराष्ट्र में आया है। तो एफडीआई 14% बढ़ा है और उसमें भी सबसे ज़्यादा किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में है। तो वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार ये डाटा दिया गया है, ये देखा हमने। इसके बाद है अब सबसे ज़्यादा जो भारत में निवेशक देश हैं किससे एफडीआई आता है, तो सबसे ज़्यादा आता है 30% सिंगापुर से, दूसरा आता है मॉरिशस से और तीसरा आता है अमेरिका से। तो ये याद रखने हैं, सिंगापुर, मॉरिशस और अमेरिका। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा आता है। सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य कौन से हैं, तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य है अभी के लिए, और कर्नाटक उसके बाद है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक हम याद कर ही सकते हैं लाइन से। इसके बाद आ जाएगा दिल्ली। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है जो राज्य हैं इसमें, तो ये याद रखना है। उसके बाद है एफडीआई जो होता है क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। जब एक देश की कंपनी या कोई दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक हितों में निवेश करता है, कोई कंपनी हो या कोई व्यक्ति हो वो दूसरे देश में निवेश करता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, एफडीआई कहते हैं। इसके बाद है गरीबी उन्मूलन पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है और इसमें बताया गया है कि भारत में 11 वर्षों में, जो पिछले 11 वर्षों में है, 27 करोड़ लोग हैं वो अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। ये रिपोर्ट किसने दी है, वर्ल्ड बैंक ने। तो पूछा जाए तो वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट दी है पिछले 11 वर्षों में, मतलब कब से कब तक बताया गया, 2014 से लेकर 25 तक के आंकड़े। इसमें 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं, अत्यधिक गरीबी से। इसके बाद है इस रिपोर्ट में 27 घट के अब कितनी गरीबी रह गई है, जो मतलब 27 जो % हुआ करती थी अत्यधिक गरीबी, अब वो घटकर केवल 5.3% रह गई है। तो ये डाटा याद रखना, कितनी अभी अत्यधिक गरीबी है, जो चरम गरीबी जैसे कहते हैं। तो ये है लोग कितने बाहर निकले, कितना परसेंटेज है, ये हमने देख लिया है। इसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों में अगर गरीबी में गिरावट देखें तो 18% आई है, जो ग्रामीण में 11 से 12 में 18% आई थी। उसके बाद 22 से 23 में ये है। तो ये डांकले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है था ना, ऊपर वाला था, तो ये है। इसके बाद है कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। तो एमएसपी में जो नाइजर सीड में सर्वाधिक 820 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो अगर पूछा जाए एमएसपी में 25-26 के लिए किस में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है, तो नाइजर सीड के लिए की गई है। एमएसपी तो जानते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, सरकार जो फसल पे प्रोक्योर करती है किसी भी फसल को, मतलब गेहूँ है तो उनके लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे नीचे मतलब उस मूल्य पे सरकार खरीद लेगी। अगर फसल ज़्यादा भी सस्ती हो जाती है तो सरकार कम से कम उतना तो देगी ही, इसे ही क्या कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये डिसाइड किया गया है। तो 25-26 के लिए 14 जो खरीफ की फसलें हैं उनके लिए घोषणा की गई है, तो याद रखना है। इसके बाद धान का भी क्या चल रहा है, 2300 के आसपास ये चल रहा है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा वृद्धि जो देख ली है हमने नाइजर सीड में हुआ है, तो ये देखना है। इसके बाद अरहर, उड़द, इनमें 8000 प्रति कुंटल है, इसमें 450 की वृद्धि हुई है। तो एक दो डाटा इसमें से देखने हैं। एमएसपी की सिफारिश कौन करता है, उसे अंतिम मंजूरी कौन देता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो एमएसपी की जो सिफारिश करता है CACP करता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, पर जो डिसाइड करता है वो करता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब जो गणना की जाती है वो गणना की जाती है उत्पादन लागत A2+FL पर है। तो ये बेसिक होता है A2+FL, मतलब जो लागत लगी है किसान की प्लस उसकी जो मेहनत लगी है, तो ये क्या है A2+FL पर, और उससे कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा, मतलब किसान ने इतनी लागत लगाई प्लस उसकी जो मेहनत लगी है, इसके बाद उस मूल्य का मान लो 100 रुपये लगाए हैं तो 100 नहीं उसके 1.5 गुना मिलने चाहिए, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना होना चाहिए। तो ये है। इसके बाद है अगर भारत का विदेशी व्यापार 24-25 देखें तो अमेरिका लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। तो ये रहा है इसके लिए। तो आंकड़ों के अनुसार जो है अमेरिका है, अमेरिका के बाद सबसे बड़ा है, जिसके बाद चाइना, और चाइना के बाद UAE। अब अमेरिका के साथ तो हम सरप्लस रहते हैं, पर चाइना के साथ हम क्या रहते हैं, हमारा घाटा है व्यापार में। तो ये देखना। तो सबसे बड़े भागीदार कौन से हैं, अमेरिका, चाइना, UAE, 3 ये याद रखने हैं, अमेरिका, चाइना, UAE। फिर सरप्लस किसके साथ है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा अधिशेष है, मतलब जब फ़ायदे में रहते हैं तो 41 बिलियन का फ़ायदा अमेरिका के साथ रहता है। यानी भारत निर्यात अधिक करता है, अमेरिका को आयात कम करता है। घाटा सबसे ज़्यादा किसके साथ है, तो चाइना के साथ है, 99 बिलियन का घाटा है हमारा चाइना के साथ है।
तो ये चीज़ है। तो सबसे बड़ा अगर व्यापारिक भागीदार अमेरिका है, लेकिन सबसे बड़ा घाटा किसके साथ है? चाइना के साथ। ये दो अलग अलग फैक्ट याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम देखें कुछ सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुए हैं, सबसे पहला है 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025। तो G7 जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, देश हैं G7, उनका देखें तो G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में आयोजित हुआ है इस बार। तो सबसे पहला रहेगा जो विश्व के सबसे बड़े देशों का ये संगठन है, विकसित देशों का, तो वो विकसित देश कहाँ पे मिले? कनाडा में है। मूल क्या है इसमें कि औद्योगिक रूप से विकसित G7 का 51वां शिखर सम्मेलन जून में हुआ है, कनाडा में हुआ है। कनाडा में कहाँ हुआ है? तो कनाना स्किल जो है अल्बर्टा में आयोजित हुआ है। तो ये है, भारत को भी इसमें आमंत्रित किया गया था पर अलग से। मेजबान देश कनाना स्किल, मतलब कनाडा का ये अल्बर्टा जगह है। G7 कंट्री कौन सी हैं? तो देखो कनाडा में हो रहा है तो कनाडा तो होगा, कनाडा रहेगा, अमेरिका तो आ ही जाएगा, तो अमेरिका। इसके बाद सारी कंट्रियां कौन सी हैं? यूरोप की हैं, सिवाय एक को छोड़ के जापान। जापान कहाँ से? एशिया से, मतलब एक ही है, वो है जापान। चाइना नहीं है इसमें, ये इंपॉर्टेंट रखना है, चाइना G7 में नहीं है। आमंत्रित देश कौन से हैं? बाकी काफ़ी सारे देश आमंत्रित किए जाते हैं इसमें, भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, और मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण कोरिया है, और यूक्रेन है। ये इस बार का जो एजेंडा था वो AI को लेकर, ऊर्जा को लेकर और यूक्रेन युद्ध को लेकर था। भारत ने यहाँ जिम्मेदार AI की अवधारणा को प्रस्तुत किया है जता, और UPI को बढ़ावा देने के लिए बात कही है। इसके बाद अगला देखें G7 की उत्पत्ति कैसे हुई थी। अब सोचो 1975 का वर्ष, 1975, उस वर्ष क्या हुआ? दुनिया के शीर्ष जो अर्थव्यवस्था उस टाइम हुआ करती, जैसे अभी तो हमने पढ़ा भारत चौथे 5वें से अब तीसरे की ओर जा रहा है बनने के लिए, पर उस टाइम जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, उन्होंने क्या किया था? 1975 में G7 को बनाया था। फिर 1998 में, क्योंकि 1991 में जब USSR का विघटन हो गया, उसके बाद 98 में आते आते G8 हो गया था। लेकिन 2014 में रसिया को इससे बाहर कर दिया, क्योंकि रसिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। तो ये याद रखना है। उसके बाद है नाटो। अब जैसे G7 फेमस रहता है, वैसे ही नाटो फेमस रहता है। नाटो क्या है? ऐसे संगठन है जो सेना का संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, जो मतलब जो अटलांटिक महासागर तो जानते हैं, उसके आसपास के देश हैं, स्पेशली अमेरिका और यूरोपीय कंट्री, उनका सम्मेलन है ये। तो 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 तो कहाँ पे हुआ है? हेग। नाटो का हेग शिखर सम्मेलन, जिसमें रक्षा खर्च GDP का 5% करने की सहमति बनाई गई है। तो नाटो क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है। तो ये याद रखना, उत्तरी अटलांटिक के लिए है यहाँ पे। और कहाँ पे है ये हुआ है? इस बार नीदरलैंड के हेग में हुआ है। तो ये वाली चीज़ है। यहाँ पहला नाटो शिखर सम्मेलन है। कुल सदस्य इसमें इस टाइम कितने हैं नाटो में? 32 सदस्य हैं नाटो में। इसके बाद यूरोपीय सदस्य देश 2035 तक अपना खर्च का, ये कहा गया है, अपना जो रक्षा खर्च है अपने GDP का 5% तक बढ़ाएंगे, मतलब रक्षा पे ज़्यादा बढ़ाएंगे। अब नाटो बना ही क्यों था? सबसे मेन तो ये है ना, नाटो बना ही क्यों था? तो 1990 बन तो मैं तो USSR का विघटन हो गया था, पर उससे पहले शीत युद्ध चलता रहा था। उसके पहले क्या चला? द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 1991 तक शीत युद्ध चला। तो उसमें रसिया को काउंटर करने के लिए नाटो बना था। तो ये सैन्य संगठन है। इसमें ये कहा जाता है कि एक नाटो के 32 देशों में किसी भी देश पे अगर कोई देश अटैक करेगा तो सारे 32 देशों पे माना जाएगा, सभी 32 देश एक साथ आ जाएंगे। तो ये है। तो ये देखा हमने। अगला जो प्रस्तावित है वो 2026 में टर्की में प्रस्तावित है। तो नाटो देखा, नाटो का जो ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो स्थापित 1949 में स्थापित एक सैन्य संगठन है। अभी G7 हमने देखा था, G7 कब बना था? 1975 में। और नाटो कब बना था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में। ये याद रखना है। इसके बाद है अगला 19वां G20 शिखर सम्मेलन। अब G20 शिखर सम्मेलन चूँकि भारत में भी हो चुका है कुछ साल पहले, तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024, ये इस पे जो फोकस था वो क्या था? न्याय संगत विश्व पे फोकस का था इसमें, ये याद रखना है इसमें। तो हुआ कहाँ है? सबसे मेन होता है तो G20 हुआ है ब्राज़ील के रियो डी जेनीरियो में, ब्राज़ील के जहाँ पे ब्रिक्स वही हुआ है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो ब्राज़ील में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है, ये याद रखना है। मेजबान देश कौन सा है? ब्राज़ील। और अध्यक्षता ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, तो इन्होंने की है। थीम क्या है इसका मोटो? तो थीम क्या है? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट, मतलब टिकाऊ ग्रह की ओर निर्माण करना है, ऐसा इसका लक्ष्य रखा गया है।
प्रमुख पहल क्या है? भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन। ये टर्म पूछी जा सकती, थीम क्या थी इसकी, तो थीम याद रखनी है ये। अब G20 ट्रोइका। अब ट्रोइका क्या है अगर पूछ ले, ट्रोइका शब्द किससे जुड़ा है? जो अगर पूछ ले ट्रोइका शब्द किससे, वर्ल्ड बैंक से जुड़ा है, यूनाइटेड नेशन से जुड़ा है, IMF से जुड़ा है, ये किससे जुड़ा है? G20 से जुड़ा। ट्रोइका का मतलब होता है 3 देश। अब 3 देश कौन से? जहाँ पे पिछली बार सम्मेलन हुआ है, जहाँ इस बार हुआ है और जहाँ अगली बार होगा, इन तीनों को मिला के ट्रोइका कहते हैं। तो पिछला भारत में हुआ, इस बार ब्राज़ील में है, अगला दक्षिण अफ्रीका, अगली बार जब कहीं और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? भारत बाहर हो जाएगा ट्रोइका से और 3 देश, ऐसे चलेगा। तो 3 देशों का है। तो अगला कहाँ होना है? मतलब इस बार 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होना है। तो ये हमने देखा। अब G20 वाला देख लिया इसमें। अब G20 मतलब G20 देश में 19 तो देश ये हैं, 19 देश हैं। उसके बाद यूरोपीय यूनियन और अफ्रीका संघ शामिल है और इनकी स्थापना 1999 में हुई थी। तो ये याद रखना, मतलब इसमें जो अर्थव्यवस्थाएं शामिल हुई थी। अगला है छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025। छठा बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है। तो बिम्स्टेक का बैंकॉक शिखर सम्मेलन जो है, बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया है। तो अगर पूछा जाए कि बिम्स्टेक में कौन सा शिखर, मतलब क्या विज़न क्या अपनाया गया था, तो वो अपनाया गया है बैंकॉक विजन 2030। तो ये है, इसका मूल क्या है? अब बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल, तो बंगाल की खाड़ी में व्यापार, तकनीक, इन सबको बढ़ावा देने के लिए है। कहाँ हुआ? बैंकॉक, थाईलैंड में। कौन सा सम्मेलन है? छठा शिखर सम्मेलन है। तो स्थान देख लिया हमने। थीम क्या है इसकी? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। बिम्स्टेक असल में पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, मतलब पाकिस्तान से अलग जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं और आसपास के बे ऑफ बंगाल से जो टच होते हैं वो देश हैं। तो इसमें समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक है। 30 वाला ये हमने देख ही लिया। भारत की पहल क्या है? तो मोदी जी ने यहाँ पे 21 सूत्री कार्यक्रम का कार्य योजना का अनावरण किया है, जिसमें एक क्या नाम दिया है? जिसे बोधि कार्यक्रम दिया गया है, मतलब हमारे चैनल के नाम को ही रखा है। तो बोधि कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे क्या है? पेशेवरों के लिए कौशल विकास की शुरुआत शामिल है इसमें, इसी में बोधि कार्यक्रम में। इसके बाद नया अध्यक्ष कौन मतलब बनेगा? तो इसके बाद है बांग्लादेश अगले 2 वर्षों के लिए नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये भी याद रखना है। तो बिम्स्टेक में 7 देश है। अब इसमें अगर हम अक्षर गिनेंगे तो 7 हैं। तो 7 हैं, तो कौन कौन से 7 देश हैं? जो अगर हम गिनेंगे तो 4 और 3 7, पर इससे याद नहीं रखना है। मेन बात है कि इसमें ऐसे याद रख सकते कि इसमें भी 4 हैं, 7 हैं और इसमें भी 7 देश हैं। बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है और म्यांमार है और थाईलैंड है। तो ये याद रखने हैं। तो ये याद रखना। मुख्यालय इसका कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में है। मुख्यालय भी इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। बिम्स्टेक में पाकिस्तान शामिल है? नहीं। मालदीव शामिल है? नहीं। तो ये याद रखना क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी के लिए है। अगला 10वां रायसीना डायलॉग 2025। रायसीना हिल्स वगैरह जहाँ अपना राष्ट्रपति भवन है वही वाला एरिया कहलाता है। तो रायसीना डायलॉग का जो 2025 हुआ है उसका थीम जो है कालचक्र थीम के साथ भू राजनैतिक संबंध। तो अगर पूछ ले कालचक्र थीम के साथ कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ, तो रायसीना सम्मेलन हुआ है। मूल क्या है इसका? भू राजनैतिक, भू आर्थिक, मतलब ये सारी चीज़ें बढ़ावा देना है भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था। ये 10वां ये डायलॉग था शिखर सम्मेलन। यहाँ पे मतलब ये होता है दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, उस एरिया में बैठते हैं और मीटिंग वगैरह होती है। तो कालचक्र जनशक्ति ग्रह ये इसकी थीम है। अतिथि कौन थे? मेन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। तो अगर दिल्ली वाले एरिया में देखें तो कौन आया था? क्रिस्टोफर लक्सन। तो ये वाली याद रायसीना में लक्सन वाला है। उसके बाद है आयोजक कौन है? आयोजक जो कराते हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और भारत का विदेश मंत्रालय इसका कराता है। तो ये याद रखना है। अगला है भारत के द्विपक्षीय कुछ रिलेशंस वगैरह हैं। तो भारत प्रधानमंत्री मोदी जी की श्रीलंका की यात्रा सबसे पहला है जो उन्होंने यात्राएं की हैं। तो यहाँ पे जब वो पहुँचे श्रीलंका तो उन्होंने मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। अब इम्पोर्टेंट है, मित्र विभूषण लगेगा भारत जैसा ही शब्द तो है पर श्रीलंका में भी मतलब लैंग्वेज थोड़ा मैच है। तो मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। तो याद रखना है मित्र विभूषण किस देश ने दिया है मोदी जी को? तो श्रीलंका ने दिया है। 5 से 6 अप्रैल को गए थे वो। तो ये याद रखना है श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया है। तो ये यहाँ पर अच्छा इन सबको सहयोग देना है, इसका मेन लक्ष्य है। सीता एलिया या श्रीलंका का वह स्थान माना जाता है जहाँ रावण ने माता सीता को बंदी बना के रखा गया था। सीता एलिया उस नाम को रखा जाता है और यहीं पे मतलब कुछ संबंधों के प्रतीक हैं। कुछ अगर पूछ ले मतलब ये एरिया कहाँ पे है तो ये माना जाता है।
उसके बाद है मोदी जी की मॉरिशस यात्रा भी हुई थी। तो मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान वहाँ पे भी मिला है। तो मोदी जी को ने वहाँ पे क्या किया है, सर्वोच्च सम्मान मिला और यहाँ पे महासागर दृष्टिकोण की घोषणा की। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, महासागर दृष्टिकोण किसके साथ घोषित किया है, तो मॉरिशस के साथ किया है। मॉरिशस की लोकेशन आपको बतानी है कहाँ पे है। तो उसके बाद है मॉरिशस की यात्रा में वहाँ पे राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में और सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया था। मॉरिशस के 57 में राष्ट्रीय दिवस समारोह पे वो गए थे, उन्हें सर्वोच्च जो सम्मान दिया गया है वो क्या दिया गया है, द ग्रांड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन। अब देखो स्टार वाला हमने घाना से भी देखा था, घाना में भी स्टार वाला मिला था, पर यहाँ पे लगा है क्या, ऑफ इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशियन में तो घाना नहीं है, तो इंडियन ओशियन में जो सर्वोच्च सम्मान मिला है वो क्या मिला है, स्टार एंड ऑफ इंडियन ओशियन। किसने दिया, ये मॉरिशस ने दिया। मतलब कुछ याद रखना, जो पिछले वीडियो में भी हमने कुछ देखे थे घाना के साथ और भी कई क्षेत्र में जो सम्मेलन मिले थे। अब ये ज़्यादातर चांस है इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि 4 इधर ऑप्शन दिए होंगे कि कहाँ पे कौन सा सम्मान दिया है और वही मैच द फॉलोइंग। इस वजह से इन्हें याद रखना है थोड़ा अच्छे तरीके से। महासागर हमने देख लिया, म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक जो है वो रीजन को बढ़ावा देने के लिए है, तो सागर हो जाएगा। उसके बाद अब मोदी जी की अमेरिका यात्रा। तो अमेरिका यात्रा में कॉम्पैक्ट पहल का शुभारंभ किया। अमेरिका में क्या किया गया, कॉम्पैक्ट जो पहल और F-35 विमानों को लेने के लिए सहमति बनी है। हालांकि अभी जो हमारे रिश्ते थोड़े ख़राब हुए हैं अमेरिका से, तो इस पर शायद ये है कि ये कैंसिल भी हो सकता है F-35 विमानों पर सहमति। तो ये है। इसके बाद है यहाँ दोनों देशों ने US इंडिया कॉम्पैक्ट नामक एक नई पहल चलाई है। इसमें क्या है, कॉम्पैक्ट का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो जो कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, तो ये याद रखना है कॉम्पैक्ट यहाँ पे ये है। इसके बाद है न्यू विज़न में क्या है, मीगा है। मोदी जी ने अपने मीगा में क्या है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, तो ये याद रखना ये क्या है। और मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये नारे दो दिए गए। तो मीगा और मागा क्या है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद अमेरिका के साथ हमारे पहले से कुछ समझौते हैं, लेमुआ, कोमकासा, बैका, तो ये पूछ सकता है। ये सैन्य सहयोग के लिए हैं, लेमुआ, कोमकासा और बैका। अगला है पुरस्कार, व्यक्ति, पुस्तकें वगैरह। तो सबसे पहला है बुकर पुरस्कार। तो भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये, हार्ट लैम्प किसे मिला है, बानू मुश्ताक को। तो भारतीय लेखिका, वकील, कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को उनकी कन्नड़ भाषा में जो उनकी कथा है, मतलब लघु कथा संकलन हार्ट लैम्प के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार मिला है। तो कौन सी बुक के लिए, हार्ट लैम्प, ये याद रखनी है चीज़ें, यहाँ से आएगा ही आएगा ज़्यादातर। अब बानू मुश्ताक लेखिका हैं, पर उस पुस्तक को अनुवाद भी तो किसी ने किया, क्योंकि इंटरनेशनल में अगर जाता है तो इंग्लिश दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट होता है, तो दीपा भाषी ने अनुवाद। उसके बाद है रचना, हार्ट लैम्प 2 है सिलेक्टेड स्टोरीज़, मूल भाषा क्या थी, कन्नड़। विशेषता क्या है, यह पुरस्कार जीतने वाली यह दूसरी भारतीय और पहली कन्नड़ कृति है ये, तो ये याद रखना है इसमें। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर सम्मान है यूके या आयरलैंड में प्रकाशित अंग्रेजी में अनुवादित किसी एक पुस्तक को प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो हमने तभी तो देखा इसे ट्रांसलेट किया गया था, तो जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होगी तभी वो दिया जाएगा। तो ये पहला जो भारतीय विजेता थे वो कौन से थे, गीतांजलि के लिए, गीतांजलि श्री 2022 में उन्हें टॉम्ब ऑफ, जो गीतांजलि श्री को मिला था टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, कुछ साल पहले मिला था ये। तो ये इसके बाद है बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, दो अलग अलग सम्मान है, इस वजह से यहाँ पे कंफ्यूज के लिए मैंने लिख दिया है। तो मतलब यहाँ पे याद रखना है, बुकर अलग है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अलग है। बुकर पुरस्कार मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास को दिया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मेलन जो पुरस्कार है वो अंग्रेजी से, मतलब जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होते हैं उन्हें मिलता है। 59 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 59 में ज्ञानपीठ तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो प्रसिद्ध हिंदी लेखक विनोद कुमार, अब विनोद नाम वैसे ही आजकल काफ़ी मीम्स वगैरह में चल रहा है, तो नाम याद रख सकते हैं कि आजकल ज्ञान चल रहा है विनोद का, तो विनोद कुमार शुक्ल को 59 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, हिंदी के लिए मिला है ये, तो ये रखना है, हिंदी के सर्वोच्च सम्मान होता है। उसके बाद है क्रम 59, रचनाएं कौन सी हैं इनकी प्रमुख रचनाएं, नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती है, और उसके बाद है खिलेगा तो देखेंगे। तो ये
कुछ उनकी किताबें हैं, कृतियाँ हैं। अब ज्ञानपीठ को हमने देखा कि सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान होता है, किस में दिया जाता है, तो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखने वाले को ये दिया जाता है। कब स्टार्ट हुआ था? 1961 में हुआ था, तो ये याद रखना है इसमें। इसके बाद अगला है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान। तो सूर्यबाला को, किसे? सूर्यबाला को व्यास सम्मान मिला। सूर्य ज़्यादा निकलता है तो ऐसे समझो कि हम कहेंगे बस अब ना निकले, तो सूर्यबाला को व्यास सम्मान मिला है। और साधु भद्रेश दास को मिला है सरस्वती सम्मान। तो ये दोनों याद रखने हैं, सूर्यबाला को व्यास और साधु भद्रेश को मिला है सरस्वती सम्मान। मूल क्या है? के बिड़ला फाउंडेशन ने ये 2024 के लिए व्यास और सरस्वती सम्मान दिया है, तो याद रखना ये दोनों। उपन्यास, इनके उपन्यास कौन सा है? नाम तो इनका सूर्यबाला है, पर इनका उपन्यास है कौन देश को बासी, बेड़ू की डायरी। तो ये याद रखना है। पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित किसी हिंदी साहित्य की कृति को ये दिया जाता है व्यास। सरस्वती सम्मान देखें तो विजेता हैं यहाँ पे साधु भद्रेश दास। रचना क्या है उनकी? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। तो ये इसमें भी 10 वर्ष हैं, पर इसमें 8वीं अनुसूची में जो किसी भी भाषा में जो कृति है उसे मिलता है, के बिड़ला फाउंडेशन को दिया जाता है। तो ये हमने आज के लिए करंट अफेयर्स देखे। अगले क्लास में हम इसके आगे की कंटिन्यू करेंगे।